हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कुछ दिनों पहले भारत में यूजीसी को लेके जो हल्ला हुआ, जो बवाल मचा, उससे एक बात तो समझ में आ गई कि भारत में जाति नहीं जाने वाली, और वो जाने का प्रयास भी करे तो समाज का कुछ वर्ग, समाज में जो राजनीति हो रही है वो उसे जाने नहीं देगी। है मुंबई में कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी कि मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि आरएसएस में जातिगत भेदभाव नहीं है। और अगर आप आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों को देखेंगे तो आपको लगता है कि हर वर्ग के लिए संगठन है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालकों की सूची देखें तो उसमें आपको सवर्णों के अलावा कोई और वर्ग नहीं दिखेगा, यानी कि ओबीसी, SC, ST के लोग नहीं दिखते हैं वहां पे। और इसलिए एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तविकता में मोहन भागवत जी यही कहना चाह रहे थे? क्योंकि सरसंघ चालकों की जो सूची है उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता। खैर, भारत में जो जातिगत भेदभाव है इस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा आरएसएस की हिस्ट्री है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था कि किस प्रकार से CPI या CPIM जैसे संगठन आरएसएस के साथ ही उत्पन्न हुए, लेकिन इतने पीछे हैं, आरएसएस की उतने आगे हैं। आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे जातिगत व्यवस्था पे जो भारत में दिख रही है ना। चलिए, तो एक विश्लेषण करेंगे कि नेतृत्व और जाति का जो समीकरण है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, डिस्कशन, अच्छा मैंने क्विजेस स्टार्ट कर दिए हैं इस पे, तो PDF भी ही मिलेगी, क्विजेस भी ही मिलेंगे, तो इससे जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, तो भागवत जी का बयान क्या है कि जाति की परवाह किए बिना कोई भी हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक बन सकता है, यह इनका बयान था, है ना। यह बयान मुंबई में इन्होंने दिया, जो एक महत्वपूर्ण विरोधाभास को उजागर करता है। वो विरोधाभास क्या है कि पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 6 सरसंघ चालक हुए उनमें से कोई भी सवर्ण वर्ग के अलावा नहीं था, जिसमें से 5 ब्राह्मण थे और 1 क्षत्रिय यानी कि ठाकुर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये एक विरोधाभास को दर्शाता है, लेकिन इस विरोधाभास के पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो सरसंघ चालक बनाए जाते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी कार्यकारी अध्यक्ष जो कार्यभार को देखते हैं आगे, वहां पे चुनाव होता है, लेकिन यहां पे चुनाव नहीं होता है। शायद ये कारण हो, देखते हैं। अब अगर आप देखें तो पिछले 100 वर्षों में जो 100 वर्ष में 6 सरसंघ चालक हुए, उसमें से 5 जो थे वे ब्राह्मण थे और 1 जो थे वो क्षत्रिय थे। ये अपवाद है, और यही बात इस डायरेक्शन में हमें लेके जाती है कि क्या ये बयान वास्तविकता में तार्किक है, रैशनल है ना। चलिए देखते हैं। जो सरसंघ चालक होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वो एक प्रकार से दार्शनिक मार्गदर्शक होते हैं आरएसएस और अनुषांगिक संगठनों के। हम ये मान सकते हैं कि आरएसएस सरसंघ चालक का पद अगर हम बीजेपी के साथ अगर मिला के देखें तो बहुत मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण पद है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर कोई आरएसएस का हेड होता है तो निश्चित तौर पर जो राइट विंग विचारधारा है उनके वो सबसे बड़े अधिकारी माने जा सकते हैं या सबसे बड़े मार्गदर्शक माने जा सकते हैं, है ना। कार्यकाल इनका आजीवन, मतलब जब तक वो अपने शिष्य पे वो ट्रांसफर नहीं कर रहे या उसको अगला सरसंघ चालक नहीं बना रहे, तब तक वे कार्यकाल या पद पे बने रहते हैं। जैसे अगर हम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी का देखें तो बड़े लंबे समय तक वो सरसंघ चालक थे। खैर, ये सबसे बड़ा पद है, सभी आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों को मिला लिया जाए तो सबसे बड़ा और सम्मानित पद है। इसके अलावा सर कार्यवाह को अगर देखें तो, अच्छा ये दोनों ही शब्द जो हैं ये मराठी डिक्शनरी से लिए गए, ठीक है, ये मराठी शब्दावली के हैं। तो आप हिंदी को अगर जान रहे हो, और हिंदी मराठी आसपास की है, लिपि भी दोनों की देवनागरी ही है। खैर, तो जो सर कार्यवाह है वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी कि जनरल सेक्रेटरी होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा संघ में उस बात को इंश्योर ये सर कार्यवाह करते हैं और ये चुने जाते हैं, इनको बाकायदा चुना जाता है, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। सर संघ चालक जो हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि वर्तमान प्रमुख अपने उत्तराधिकारी को चुनता है, ठीक है। चुनाव नहीं होता है यहाँ पे, मतलब वोटिंग के द्वारा, बहुमत के द्वारा इस प्रकार का चुनाव नहीं होता है। लेकिन सर कार्यवाह की बात करें तो लोकतांत्रिक चुनाव होता है और इन्हें चुना जाता है, और अखिल भारतीय जो प्रतिनिधि सभा है ना, उसके द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। इसका यह मतलब है कि दरअसल जो सबसे बड़ा दार्शनिक
और एक गाइड का, मेंटोर का पद होता है, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जा रहा। लेकिन जो सर कार्यवाह का पद है, जो दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, प्रॉपर अंदर में चीजें किधर जा रही हैं, जो भी इंटरनल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस सब को सर कार्यवाह देखते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें नेतृत्व की, अगर ऐतिहासिक समय रेखा को देखें, तो जो सबसे पहले सरसंघ चालक थे केशव बलिराम हेडगेवार जी, 1925 से लेके 1940 तक, यानी कि लगभग 15 वर्ष के लिए ये अध्यक्ष थे, सॉरी सरसंघ चालक थे, ये ब्राह्मण थे। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, 1940 से लेकर 1973 तक ये सरसंघ चालक थे, ये ब्राह्मण थे। बाला साहब देवरस, 1973 से लेकर 94 तक ये ब्राह्मण थे। राजेंद्र सिंह या रचू भैया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भौतिकी विभाग है उसके वो अध्यक्ष थे, क्योंकि मैं उसी विभाग से स्नातक और परास्नातक किया हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं। तो ये 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। उसके बाद कुप सी सुदर्शन, यानी कि के सुदर्शन, 2000 से लेकर 2009 तक रहे, ये भी ब्राह्मण थे। और मोहन भागवत, जो इनके शिष्य थे, वो भी ब्राह्मण हैं, जो 2009 से अब तक, यानी कि लगभग 17 साल के आसपास से ये सरसंघ चालक हैं। तो इन 6 सरसंघ चालकों की सूची अगर देखी जाए तो 5 ब्राह्मण हैं और 1 क्षत्रिय हैं, जो ये बताता है कि अभी तक सरसंघ चालक सवर्ण कैटेगरी जो है उससे ही रहे हैं, अन्य कैटेगरी से नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है, हम उसको भी देख लेंगे अभी। तो अगर आप कार्यकाल भी देखें तो 30 से ज्यादा वर्ष का कार्यकाल था, लगभग 33 वर्ष का कार्यकाल था एमएस गोलवलकर जी का, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आजीवन रहते हैं, जब तक अपने शिष्य को ट्रांसफर न करना चाहे तब तक वो पद पे बने रहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एकमात्र जो अपवाद थे, राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे, है ना, वो ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, एकमात्र गैर ब्राह्मण थे, उत्तर भारत से आते हैं। अन्य सभी जो है वो महाराष्ट्र या दक्षिण से थे, ये एकमात्र थे जो उत्तर भारत से आते हैं। ये दोनों मामलों में अपवाद है, जातिगत मामले में भी और क्षेत्रीय स्तर पे भी। आप सबको पता है कि आरएसएस को जब हम उसकी शाखा की बात करते हैं तो जो केंद्रीय उनका शाखा है नागपुर में, जहां से ओरिजिन माना जाता है इसका, इसलिए दक्षिण भारत से बहुत सारे और महाराष्ट्र से बहुत सारे हैं। कार्यकाल सबसे कम था, केवल 6 वर्ष का। अगर आप इसको देखें तो सबसे कम कार्यकाल इनका ही था, और सबसे जो अलग अगर इन सब में डिस्टिंक्ट जिनकी पर्सनालिटी है वो यही थे, है ना। सबसे उम्रदराज सरसंघ चालक बने थे, क्योंकि जब बने थे तो 72 वर्ष के थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, और इस कारण खराब स्वास्थ्य था और पद छोड़ दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जानबूझ के हटाया गया हो या खुद से उन्होंने दबाव में, किसी की नहीं, हेल्थ सही नहीं थी तो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया। चलिए अब आते हैं। अब विश्लेषण क्या है कि ये गुरु शिष्य परंपरा को अगर थोड़ा सा क्लोजली देखें तो चूंकि उत्तराधिकारी का चयन वर्तमान सरसंघ चालक द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया अनजाने में यथास्थिति को बनाए रखती है कि हम जिसको जानते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे एक प्रकार के बैकग्राउंड से आता है, हमारा उस पर भरोसा ज्यादा होगा तो हम उसको चुनेंगे। कुछ ऐसा बताती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक पिक्स लाइक, समानता का आकर्षण। लोग अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी अपनी पृष्ठभूमि या संस्कृति से आते हैं या उसको प्रतिबिंबित करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई अपने उत्तराधिकारी को चुनता है तो वो कोशिश, मतलब अगर जो रैशनैलिटी या जो तर्क है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जो अमूमन ऐतिहासिक रूप से परंपरा देखी गई है उसमें लोग लाइक माइंडेड लोगों को ही चुनते हैं, या एक उसी प्रकार के बैकग्राउंड या अपने समान छवि या प्रतिबिंब वाले लोगों को ही चुनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ लें। तो अगर इसको देखें तो यहां पे अगर शीर्ष नेतृत्व है, उसके ऊपर प्रचारक हैं, फिर स्वयंसेवक हैं, तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। मतलब संख्या इनकी ज्यादा, फिर कम, ये कम। और निश्चित तौर पे अगर आप आरएसएस को क्लोजली जान रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रचारक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद होल्ड करते हैं और बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस होती है, बड़ा पावर शक्ति होता है, और इंटरनल जो इनका अनुशासन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक और बात है, ये जो प्रचारक होते हैं ये पूर्णकालिक होते हैं, और ये मोस्टली जितना मैंने जाना है वो अविवाहित ही होते हैं। अब कोई हो तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक के लिए वो ही होते हैं जितना पता है। बाधा क्या है? ये जीवन केवल वही अपना सकते हैं जिनके पास आर्थिक सुरक्षा है, और हम सबको पता है कि अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो इतिहास ये कहता है कि आर्थिक सुरक्षा अमूमन सवर्णों के पास ज्यादा थी। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि जिनके पास आर्थिक सुरक्षा है वही इस पद पर रह सकते हैं, वरना कैसे मैनेज करेंगे परिवार को। परिणाम ऐतिहासिक रूप से उच्च जातियां आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हैं, और वही हमको इसमें यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रारंभिक दशकों की बात की जाए तो उच्च शिक्षा भी मुख्य रूप से
उच्च जातियों तक की सीमित थी, और फिर कोई योग्यता की बात करेगा और शिक्षा को नहीं रखेगा तो ये तो अजीब सा विरोधाभास हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा और अर्थ की बात की जाएगी तो वही व्यक्ति आएगा जो मोस्टली सवर्ण कैटेगरी से है ना। चलिए, ये एक तुलनात्मक परीक्षण, उसको देख लीजिएगा, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता क्योंकि आरएसएस कोई ऐसा बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है नहीं कि हम पार्टियों से करें, लेकिन फिर भी कांग्रेस में या केंद्र सरकारों में चीजें चुनी जाती हैं, हम इस पर बाद में आ जाएंगे। चलिए, अब दृष्टिकोणों को देख लेते हैं। संघ का इस पे अपना प्रॉपर पक्ष है, ठीक है। संघ का कहना है कि हम उस व्यक्ति को ही चुन रहे हैं जो पूरी तरीके से संघ की आइडियोलॉजी के लिए समर्पित है, संघ की विचारधारा के लिए समर्पित है, और वो योग्य है, जाति नहीं देखते। अब हमें अगर अपने शिष्यों में कोई ज्यादा योग्य या ज्यादा समर्पित व्यक्ति लगता है और इत्तेफाक है कि वो सवर्ण है, तो हम इसमें गलत क्यों हैं, ये इनका कहना है ना। आलोचकों का पक्ष है कि 100 साल में एक गैर ब्राह्मण होना संयोग नहीं, और अगर देखा जाए तो गैर सवर्ण तो कोई है ही नहीं। ये एक प्रणालीगत पूर्वाग्रह है, यानी कि जो सिस्टमेटिक बायस जिसे कहते हैं वो देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को दिख रहा है ना। और क्या है, अगर मध्य मार्ग क्या है कि रज्जू भैया का उदाहरण दिखाता है कि द्वार बंद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे विविधता लाने के जो प्रयास हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखे तो नहीं गए। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं, देखो अगर आप इतिहास और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 6 हुए हैं, मे भी शायद आगे कोई देखने को मिले, बट गॉड नोस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमसे ज्यादा इस पे सोच रहे होंगे, ठीक है। अगर हम निहितार्थों को देखें तो संवैधानिक मूल्य क्या कहते हैं कि क्या सामाजिक संगठन संविधान के सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा के अनुषंगिक संगठनों की बात की जाए तो इनका तो जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मतलब निश्चित तौर पे जितना विस्तारित उनका क्षेत्र दल है, जितने ज्यादा उनके स्वयंसेवक फैले हैं, उतना तो शायद ही विश्व में किसी संगठन के फैले हों। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो सामाजिक न्याय है उसकी बात की जानी चाहिए। प्रतिनिधित्व की बात कर ली जाए तो क्या नेतृत्व को समाज की विविधता का दर्पण होना चाहिए? उत्तर है हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसका भी हाँ होना चाहिए, इसका भी हाँ होना चाहिए। और 21वीं सदी के लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जो पदानुक्रम है, इसके बीच में संघर्ष हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और यहां पे आरएसएस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कहीं ना कहीं इस संघर्ष के साए में कहीं कोई आरोप महिमा मंडित ना हो जाए उस पर, है ना। चलिए, तो आगे की राह क्या है? चयन प्रक्रिया में उनको थोड़ा सा परामर्श करना होगा, और उन स्टूडेंट्स या अगर फॉलोअर्स को ही या अपने शिष्यों को ही वो फॉलो अप कर रहे हैं या उनको ही बैटन दे रहे हैं, तो देखें कि अगर किसी अन्य वर्ग से भी है। मतलब मैं सिर्फ उस आरोप की बात कर रहा हूं क्योंकि भारत में जब सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय की बात आती है तो इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, है ना। सक्रिय समावेश केवल बाधा नहीं कहना, बल्कि योग्य नेताओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ना होगा। आंतरिक लोकतांत्रिकरण पर ध्यान देना होगा, संरचनात्मक सुधार पर ध्यान देना होगा। शायद तभी आरएसएस पे जो कुछ आरोप लगते हैं शायद वो दूर हो सके। लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जहां पे मैंने सीपीआई और आरएसएस को कंपेयर किया था। बाकी यूपीएससी के किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मेरी जो टेलीग्राम है वहां पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, आपको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि सच्चा सामाजिक समावेश केवल नियमों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि विविधता की सक्रिय उपस्थिति है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डाइवर्सिटी पे फोकस करेंगे तो जो सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, सामाजिक समावेश की बात करते हैं, वो सफल हो पाएगा, चरितार्थ हो पाएगा। और आरएसएस को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। जो बयान है उसके बाबत जो रियलिटी है वो कुछ और कहती है, इस दिशा में शायद देखना चाहिए। चलिए, अच्छा, हमारा जो निर्माण बैच है, जो फरवरी मॉर्निंग बैच है, वो 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आप इस बैच से जुड़ना चाहें तो मेरा जो कोड फ्लैश कर रहा है विकास लाइव, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। और दूसरी बात क्या कि आज रात तक तो फिलहाल सेल ही चल रही है, तो आज रात तक अगर आप जुड़ेंगे तो ये जो प्राइस है इससे ज्यादा आपको मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 14 फरवरी रात 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो शायद आपको डिस्काउंट ना मिले, है ना। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। और ये बैच 28 के लिए भी है, 27 के लिए भी है, ठीक है। 27 के लिए है, 26 के लिए एसआईपी भी है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। हिंदी साहित्य की बात की जाए तो जो हमारा वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य, 16 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, मैं ही लेता हूं। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कुरुक्षेत्र, उससे शुरू हो रहा है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, है ना। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको भी यहां पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। और इसके लिए भी कि आज रात 12 बजे तक हमारे यहाँ पे सेल चल रही है, रैंक बूस्टर सेल चल रही है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12 बजे के बाद, यानी कि 14 फरवरी के 12 बजे के बाद आप इस प्राइस पे ले सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं ये रहा, स्कैन कीजिए, जुड़िए। बाकी
टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप सीधे यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे क्विजेस होते हैं, यहाँ पे BYQ शेयर करता हूँ मैं, यहाँ पे PDF शेयर होगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी भी शेयर करता रहूंगा, वीडियो के लिंक भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। राधा दिस इज माई इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे भी स्कैन करके जुड़ जाइए। मिलते हैं यहाँ पे, बाकी अपनी राय देते जाइएगा। आपके हिसाब से आप मोहन भागवत जी के इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।